गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अधिनायक तंत्र के दो रूपों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, सर्वाधिकारी एवं स्वेच्छाचारी शासन, जिनके कुछ लक्षणों की बात भी हमने की थी। इनके लक्षणों का अध्ययन करने के बाद में हमें यह संकेत मिलता है कि दोनों व्यवस्थाओं में कुछ अंतरों के बावजूद भी समानताएं पाई जाती हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अधिनायक तंत्र के दोनों प्रकारों में पाई जाती हैं। पीटर मर्केल नामक एक विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी चेंज में अधिनायक तंत्र की कुछ विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी। पहला, अधिनायक तंत्र में असाधारण सत्तायुक्त और अर्ध देवतुल्य एक नेता होता है। जो भी अधिनायक तंत्रवादी शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें एक नेता होता है जिसको वहाँ की जनता देवता के समान समझती है और उसके पास असीम सत्ता होती है, बहुत शक्ति होती है। दूसरा, सरकारी प्रशासन व समाज के समस्त संगठनों के नियंत्रक के रूप में भावात्मक समर्पण वाला एक जनपूंजी दल होता है। अधिनायक तंत्र वाली शासन व्यवस्थाओं में एक ऐसा राजनीतिक दल होता है जो जनता से पूर्णतया भावात्मक समर्पण चाहता है और समाज और प्रशासन के सभी संगठनों पर उसका पूर्णतया नियंत्रण होता है। तीसरी विशेषताएं देखिए, पीटर मर्केल ने क्या बताई है। शिक्षा व्यवस्था तथा जनसंपर्क के सभी साधनों पर प्रचार का एकाधिकार। जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो भी संचार के साधन हैं, उन पर उसी अधिनायक का पूर्णतया नियंत्रण होता है। जैसा वे चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षण और उसी प्रकार की सूचनाएं लोगों को प्रदान की जाती हैं। चौथा, आतंक तथा भयभीत करने की सुपरिष्कृत व्यवस्था। अधिनायक तंत्र वाले शासन में लोगों को भयभीत करने की एक स्पष्ट व्यवस्था होती है। तो पीटर मर्केल ने ये 4 विशेषताएं बताई थी। सर्वाधिकारीवादी एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं में दोनों में कुछ विचारधाराएं और आधुनिकीकरण में उनकी भूमिका को लेकर कुछ असमानता जरूर होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो ऊपर बताई गई विशेषताएं हैं वो समान रूप से पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। पहला देखिए, सामान्यतः निरंकुश व्यवस्थाओं में एक ऐसे अधिनायक का अर्थ लिया जाता है जो कि सर्वशक्तिमान हो। जो भी अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं हैं उनके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि वहाँ एक सर्वशक्तिशाली अधिनायक होता है, परंतु इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जब किसी अकेले तानाशाह ने राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग किया हो। चाहे हम हिटलर की बात करें, मुसोलिनी की बात करें या स्टालिन की बात करें, सभी के कुछ सलाहकार, कुछ समर्थक और सहयोगी रहे हैं। उन सहयोगियों के माध्यम से ही उन्होंने अधिनायक तंत्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया है। क्योंकि अधिनायक तंत्र व्यवस्था में नेता की जो सर्वोच्चता होती है और उसका असाधारण उसके पास जो सत्ता होती है उसका आधार दल का नेतृत्व होता है।
अधिनायक तंत्रवादी व्यवस्थाओं में शासन की संपूर्ण प्रक्रिया उस दल के माध्यम से गुजरती है। इस व्यवस्थाओं में जो नेता होता है वो या तो किसी विचारधारा का प्रवर्तक होता है, या तो किसी नई विचारधारा को वो देता है, सामने रखता है, या किसी कोई प्रचलित विचारधारा होती है उसका उसमें संशोधक होता है, उसमें कुछ संशोधन वो करता है और उसका वो नेतृत्व करता है। तो अधिनायक ही विचारधारा का एकमात्र व्याख्याकार होता है और वही उसका रक्षक होता है और वही उसको क्रियान्वयन करवाने वाला माना जाता है। अतः दल के अन्य सदस्यों के लिए वह नेता देवतुल्य या श्रद्धा का पात्र बन जाता है, क्योंकि वही उस विचारधारा का व्याख्याकार होता है, वही उस विचारधारा का रक्षक होता है। इसलिए उस दल में जो भी लोग निष्ठा रखते हैं, उस दल में जो भी लोग समर्थन करते हैं उस दल का, वो उसके नेता को देवता के समान दर्जा देते हैं। और इसके कारण ही उस अधिनायक की शक्ति सर्वोच्च हो जाती है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह किसी से भी आदेश प्राप्त नहीं करता और इस प्रकार वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। और अधिनायक को कोई भी व्यक्ति चुनौती न दे पाए, इसके लिए अधिनायक 3 तरह के साधनों का सहारा लेता है। तो आइए हम देखते हैं वो 3 ऐसे कौन से साधन हैं जिनका कोई भी अधिनायक अपनी शक्ति की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सहारा लेता है। पहला, वह है समय समय पर अपने दल में से संभावित दुश्मनों एवं विरोधियों का बर्बर तरीके से सफाया करता है। नंबर 1 बात। दूसरा, वह अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों में उनके दिलों में भय और आतंक फैलाए रखता है। और तीसरा, सत्ता संरचना को अधिनायक स्थिर नहीं होने देता। तो इन 3 साधनों के द्वारा कोई भी अधिनायक अपनी सत्ता को सर्वोच्च बनाए रखता है ताकि कोई भी उसको चुनौती न दे। उपयुक्त जो 3 साधन बताए हैं उनमें से 2 विधियों का प्रयोग तो अधिनायक करते ही करते हैं, परंतु तीसरी विधि के माध्यम से वह चुनौती देने की संस्थागत व्यवस्था को भी नहीं पनपने देते, क्योंकि अधिनायक तंत्र में नेता को सबसे बड़ा खतरा ऐसी संस्थाओं की स्थापना से होता है जो संस्थाएं स्वयं निर्णय लेने लगें। तो वह अधिनायक ऐसी संस्थाओं को खड़ा ही नहीं होने देता, ऐसी संस्थाओं की स्थापना ही नहीं होने देता जो संस्थाएं भविष्य में जाकर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। जैसे रूस में ख्रुश्चेव तथा पाकिस्तान में अयूब खान के बाद में क्रमशः ब्रेजनेव तथा यहिया खान का सत्ता में आना इसी आधार पर समझा जा सकता है। दूसरी विशेषता देखी, दूसरा लक्षण अधिनायक तंत्र का, तानाशाही शासन व्यवस्था चाहे उसका रूप कोई भी हो, उसमें एकाधिकारी राजनीतिक दल का दिखावा अवश्य पाया जाता है, यानी एक जनपुंज दल पाया जाता है जिसको हम मास पार्टी भी कह सकते हैं। ये राजनीतिक दल संपूर्ण मनुष्य के जीवन का नियंत्रक होता है, चाहे सरकारी, सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन हो। वह दल मनुष्य के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। और साम्यवादी व्यवस्थाओं में दल सही अर्थों में जन पूंजी होते हैं, लेकिन स्वेच्छाचारी या सैनिक शासन या असैनिक शासन या परंपरागत शासक वर्गों वाले राज्यों में भी सत्ता की वैधता के लिए दल का गठन किया जाता है,
क्योंकि दल के माध्यम से ही जनता अपनी राय व्यक्त करती है। तो सभी अधिनायक तंत्रों में जनता की सहमति का दिखावा करने के लिए या वैधता प्राप्त करने के लिए एक दल का सहारा लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में राष्ट्रपति अयूब खान ने, बर्मा में जनरल ने विन ने, नेपाल में सम्राट महेंद्र ने वैधता प्राप्त करने के लिए दल का सहारा लिया था। और ऐसे शासन में अधिनायक दल के नेता के रूप में पूजनीय बन जाता है। सभी देश की जनता के लिए वह नेता देवतुल्य बन जाता है।